हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है वो है आपका थर्मोडायनामिक्स का। तो जो हमने लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या था, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। हमारे लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। तो ये हमारा टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें कंप्लीट हो चुका था। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टडी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक हमारा मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टडी। तो इसमें जो पहला हमारा वो है मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टडी। देखो देखो नाम से पता चल रहा होगा मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो है वो है लार्ज स्केल की, और जो माइक्रो होता है हमारा वो होता है हमारा स्मॉल स्केल की। तो जो हम मैक्रो में क्या करेंगे कि जो पूरा सिस्टम हमारा जो पूरा सिस्टम था उसकी ओवरऑल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो मैटर का उसकी करते हैं, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं ओवरऑल मैटर की। ये लार्ज स्केल पे होता है, इसके हम किसकी करते हैं, इसमें हम करते हैं ओवरऑल मैटर की स्टडी करते हैं। इसमें करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा माइक्रोस्कोपिक है वो लार्ज स्केल पे है, इसमें हम ओवरऑल मैटर की स्टडी करते हैं। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक है वो स्मॉल स्केल पे इसके हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो इसको बोल सकते हैं हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। माइक्रोस्कोपिक को बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। इसको बोल सकते हैं हम स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। इसको बोलते हैं हमने क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, इसको बोलते हैं हमने स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी स्टडी के लिए क्या चाहिए, ओनली सिंपल मैथमेटिकल, ओनली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इसमें हम क्या करेंगे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और उसमें हम क्या करेंगे स्टैटिकल, इसमें हम करेंगे एडवांस स्टैटिकल, एडवांस्ड स्टैटिकल स्टैटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक और ये होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स। अब देखो फिर से देखते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक उसमें करते हैं लार्ज स्केल पे करते हैं, इसमें ओवरऑल मैटर की स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बोल सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं ओनली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत होती है इसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। टू स्टडी द एनालिसिस, इसके जो एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ओनली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत होती है। जो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक होता है उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल पे। ये हमारा जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की स्टडी करते हैं इसमें, या फिर मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं। इसको हम दूसरा नाम का होता है स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स बोल सकते हैं इसको। और ये जो होता है स्टडी करने इसके एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं एडवांस्ड स्टैटिकल मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन दें
तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसको द माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कंसर्न विद या इट इज कंसर्न विद द ओवरऑल स्टडी कंसर्न विद the overall behavior of the matter under consideration and it is also called classical thermodynamics. ठीक है, तो ये बात बताई मैंने कि इट इज कंसर्न विद द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द मैटर। किसमें हम मैटर क्या करते हैं, ओवरऑल बिहेवियर, उसका जो पूरेगा ओवरऑल बिहेवियर उसको करते हैं अंडर कंसिडरेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। और इसको हम दूसरा नाम दे देंगे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि in this study of analysis is done with simple mathematical calculations। ठीक है, कि in this study of analysis done with the simple mathematical calculation। ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद दूसरा है हमारा माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टडी। दूसरा हमारा माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टडी। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि इट इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन देखो जो डिफरेंस था उसमें क्या था, उसमें क्या कहते हैं, इट इज कंसर्न विद द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन। उसमें क्या करते हैं, ओवरऑल बिहेवियर। इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर मैटर क्या कर सकते हैं हम, ईच मॉलिक्यूल कि जो हर मॉलिक्यूल है उसके हमें अलग अलग स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें पूरे सिस्टम की स्टडी कर रहे थे, मैटर की कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, हर जो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये जो है इंटेंसिव स्टडी होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहेंगे, इसको दूसरा नाम बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। उसका हम बोल रहे थे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, इसको बोल रहे हैं स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्टडी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरत पड़ेगी, एडवांस स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल मेथड की। तो इसकी स्टडी के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फॉर its study we need statical mathematical formulas तो इसकी स्टडी के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, स्टैटिकल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो ये हो गया हमारा, इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारे क्या हो जाएगा, इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स नीडेड। ठीक है, इसमें हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें इसमें क्या पड़ेगी,
जरूरत पड़ेगी स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम हर जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल की स्टडी पड़ेगी। इसलिए जो हमारा ये सिस्टम होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स मतलब जो हमारे ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक का होते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टी क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर्टी में भी डिफाइंड एज द, क्या बोल सकते हैं, इट में बी डिफाइंड एज द, इट में बी डिफाइंड एज द, इट में बी डिफाइंड एज द फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक, फिक्स्ड characteristics, it may be defined as a fixed characteristics when the working substance in a particular stage, when working substance in a it may be defined as a fixed characteristics when working substance in a particular state, देखो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के क्या बोल सकते हैं हम, इट मे बी डिफाइंड एज द फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी चीज की फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या कि कोई सी सब्सटेंस की फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस इन ए पर्टिकुलर स्टेट, जब वर्किंग सब्सटेंस किसी भी स्टेट में होगा, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में होगा, या इधर वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है, गैसियस स्टेट में, या वेपर स्टेट में, या सॉलिड स्टेट में, या फिर वो किसी स्टेट में हो सकता है, तो उसके टाइम पर उसकी जो फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। तो ये क्या है हमारी, ये जितनी भी है ये क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की। ठीक है, कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसके बाद क्या बोलते हैं कि द स्टेट ऑफ द सिस्टम, द स्टेट ऑफ द सिस्टम बिकम, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम बिकम फिक्स्ड बाय fixing any of these two properties। ये क्या बोल रहे हैं कि the state of system become fixed by fixing any of these two property। मतलब जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, तो ये जो थी इनमें से अगर किसी दो को फिक्स करते हैं तो उस सिस्टम की क्या हो जाएगी, स्टेट फिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी चीज का टेम्परेचर या प्रेशर उसका फिक्स कर दिया तो उसकी जो वॉल्यूम है और अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी वो हमारी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। पहली होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर और वो होता है इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी, और दूसरी हमारी होती है एक्सटेंसिव, और या इसको बोल सकते हैं एसेंट्रिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होती है कि जो एसेंट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो ये हमारी होती है ये होती है इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट ऑफ मास, कि जो मास का इन पे कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं इस पे मास का हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मैटर की, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इस पे मास का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है या एसेंट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि विच आर डिपेंडेंट ऑन इट्स मास, ये होती है हमारी मास डिपेंडेंट। तो जो हमारा सिस्टम है उसके मास के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव या एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी। ये होती है हमारी वॉल्यूम, मास, लेंथ, वॉल्यूम, मास, लेंथ, इंटरनल एनर्जी, तो ये हो गया हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। कि कोई सब्सटेंस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जब होगा जब वो केमिकली, मैकेनिकली और थर्मली इक्विलिब्रियम है। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस when any substance is in mechanical, thermal and chemical equilibrium, या फिर when any substance possesses mechanical, thermal and chemical equilibrium, then it is called thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium क्या बोल सकते हैं कि when सिस्टम possesses mechanical, thermal and chemical equilibrium, जब कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को पोजेस करे, थर्मल को पोजेस करे और केमिकल इक्विलिब्रियम को पोजेस करे, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम वो किसमें है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब इसकी बात करें कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को कैसे पोजेस करें, तो मैकेनिकल का मतलब क्या है कि उस सिस्टम में कोई भी मैकेनिकली अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं हो, उसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को पोजेस करेगा। ऐसे ही उसमें कोई भी जो अनबैलेंस्ड टेम्परेचर ना हो तो उसमें क्या करेगा, वो थर्मल को करेगा। और उसमें कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ना हो तो किसको करेगा, हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम को पोजेस करेगा। तो अगर ये किसी एक एनी टाइम पर, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमारा सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें ये तीनों जो है इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो उस टाइम पर वो सिस्टम किस में कहलाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट आगे का वो करेंगे नेक्स्ट।